तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है? तो वे सारी संख्याएं जिनका हम इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते हैं, वे सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो बटे के रूप में हो, चाहे वो रूट के अंदर हो, चाहे वो निगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो कहा जाए वास्तविक संख्याएं कहा जाए तो वे सारी संख्याएं जिनका हम इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बटे के रूप में हो, दशमलव हो, रूट के अंदर हो, वो सभी के सभी। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को हम दो भाग में बांटते हैं, परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हमने दो ग्रुप में बांट दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या है? ये किसको कहते हैं? ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक भी है परिमेय संख्या। तो जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और Q जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। इसका मतलब क्या हुआ? जिसे हम P बटे के Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P अंश अब बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q यानी कि हर, यानी P बटे Q यानी कि Q जो है हर है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0, क्यों? 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, -1, -1 बटे 2, 3 बटे 4 इत्यादि। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन और आगे बढ़ते हैं। तो जिसका दशमलव प्रसार, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसार शांत, जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, उसे भी परिमेय संख्या कहेंगे। उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा इसी, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम लेते हैं 5 बटे 2, ठीक है, तब हम जब 2 से 5 में हम भाग देते हैं, 2 से 5 में हम जब भाग देते हैं तो 2 दूना 4, 1 दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 पचे 10, यानी कि ये 2.5 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या है? हमारा शांत है, यानी कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1 बटा 5 तो हम करेंगे तो दशमलव आ जाएगा, 5 दूना 10, तो ये भी क्या हो गया? हमारा शांत हो गया।
अब आता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब होता है, एग्जाम्पल लेंगे, यहीं पे लेते हैं 1/3। तो अगर हम 3 से 1 को हम भाग देंगे तो 0.333 ये और 3 आएगा। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद 3 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पे हम अगर करके देखें तो दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर आएगा 1, दशमलव जब आ गया तो अपने आप 1 0 आ जाएगा, फिर 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर 1 आएगा, दशमलव जब आ गया तो फिर 3 तिहाई, यानी कि ये 3 3 3 3 आते जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रेकरिंग जिसको बोलते हैं, यानी 0.3 के ऊपर लाइन खींच दिया, यानी कि मतलब हुआ 3 3 3 3 आएगा कहाँ तक, अनंत तक। ये 3 3 खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये अनंत तक आएगा, यानी कि इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती माने शांत नहीं है, दशमलव के बाद ये आते जा रहा है, लेकिन आवर्ती का मतलब है बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3, इसको बोलते हैं आवर्ती। और ये डैश 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 है, इसका मतलब है ये अशांत है, शांत नहीं है, और भी 3 3 अनंत तक आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1/, अगर हम 7 लें तो इसको हम देंगे 0.1 4 2 8 5 7, ये फिर से अब रिपीट करना शुरू होगा। ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 8 5 7 1, और ये रिपीट कर रहा है। देखिए रिपीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, फिर ये रिपीट कर रहा है, यानी कि दशमलव के बाद ये डैश 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 मतलब अनंत तक आएगा। ये चीज़ बार बार आएगा अनंत तक, और ये चीज़ रिपीट करता रहा है, बार बार इतना अंक रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। सकता है ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये शांत है लेकिन ये अशांत आवर्ती है, लेकिन है परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या तो है ही। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो अपरिमेय संख्या यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वहीं P और Q पूर्णांक होगा और Q बराबर नहीं होगा 0 के। जैसे में हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं, जैसे √2 √3 √5 √7 √11 √13 √17 19 23 √23, और इस तरह ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, जो किसी से ना कटे उसको अगर रूट में डाल दें, यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, उसको रूट में डाल दिया तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कि जिसको हम PI लिखते हैं, इसका भी मान जो है इसका होता है 3.1415 9 2 6 5, पाई का मान 3.1415 9 2 6 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अब कहिएगा इसमें रिपीट है कि नहीं, कोई अंक रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। यहाँ पे 3.1415 9 2 6 5 है। इसके बाद बहुत सारी संख्याएं अलग अलग आने वाली है, अलग अलग आने वाली है। कैसे पता चलेगा अलग अलग का मतलब, अगर रिपीट होता तो 1 जैसे मान लो 1.345, तो हम 3 4 5 लिख के तब हम डॉट डॉट देते, तो यहाँ पे पता चलता 3 4 5 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमने दोबारा इस चीज़ को लिखते तब रिपीट होता है, लेकिन हमने नहीं लिखा डॉट डॉट 1 4 1 5 9 2 6 5 है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारी संख्याएं, इस तरह अगर लिखते तब जाके परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे रिपीट दिख रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 का मान अगर लिख दें, √2 का मान होता है 1.414
2 1 3 5 और डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट 2 और इसका मान ये होता है, यानी कि इसका जब निकालेंगे तो कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम अपने से अगर खुद का एग्जाम्पल बनाना हो अपरिमेय संख्या किस का एग्जाम्पल, तो अपने से ले सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, 1.01001, ठीक है। फिर हम 3 0 तब 1 ले सकते हैं, फिर 4 0 तब हम 1 लिख सकते हैं और डॉट डॉट दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीट नहीं हो रहा है। 0 के बाद 1 है, यहाँ पे 2 0 के बाद 1 है, फिर 3 0 के बाद 1 है, फिर 4 0 के बाद 1 है, तो रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट तब होता है जब 0 1 0 1 0 1 होता है। ठीक है। तो इस तरह के उदाहरण भी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। रिपीट होगा तभी जाके परिमेय संख्या, अगर रिपीट नहीं हो रहा है और डॉट डॉट है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एल्गोरिदम क्या है। ठीक है। एल्गोरिदम जो वर्ड है वो फारसी गणितज्ञ के अल ख्वारिज्म के नाम से लिया गया है। ठीक है। और ये क्या है, किसी भी प्रश्न को हल करने का एक क्या है, क्रमबद्ध चरण है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है। समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है हमारा प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका जिसको हम लेमा, ठीक है। तो प्रमेयिका क्या है, लेमा यानी प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसको हम इंग्लिश में स्टेटमेंट करते हैं, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। यह पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है और इसका इस्तेमाल दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है भाज्य, भाजक, भागफल, ये सब क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन लेमा, या जिसको हम एल्गोरिदम ही बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको भी हमने पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक सपोज a और b है, तो उसके लिए हमें एक अलग q और r प्राप्त होगा। ठीक है। जो a बराबर, यानी यहाँ पे लिखें तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए q और r होगा, जो किसको सेटिस्फाई करेगा, a बराबर b गुना q जोड़ r, जहाँ पे r जो है b से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। ठीक है। ये है क्या हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम है, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r जो है b से छोटा और 0 से, b से छोटा, अगर b 5 होगा तो हम r जो है 4 लेना है, यानी कि छोटा लेना है। ठीक है। a क्या हो जाता है हमारा, चलिए हम ऊपर देखते हैं फिर से, इक्वल टू बी क्यू, इसको हम गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, अब प्लस r, r जो है b से छोटा और 0 के बराबर या बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। मतलब इसको कहते हैं भाज्य, याद रखिएगा, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है। हमने एक बार पढ़ा होगा, भाज्य जो है यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ पे भागफल होता है, और जो यहाँ पे आता है वो
शेषफल होता है। तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे b आता है, यहाँ पे q और यहाँ पे r आता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से कहा जाए तो भाज्य क्या हो जाएगा हमारा a, भाजक क्या हो जाएगा हमारा b, भागफल क्या होगा, यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है q, और शेषफल क्या हो जाएगा जिसको हम कहेंगे r। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे याद रखिएगा इसके लिए दो हमें धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा जिसके लिए हमें q और r निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी की वजह से हमारा q और r, a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो q और r हमें मिलेगा। ठीक है, b और a, तो इसके अगर हम कहे जैसे एग्जाम्पल अगर के तौर पर ले, मान लीजिए यहाँ पे 36 है इक्वल 7 गुना 5 प्लस 1 होगा 36, यानी 7 × 5 = 35 और 1 जोड़ देंगे 36। तो इस वाले को बोलेंगे a, इस वाले को बोलेंगे b, और ये वाला क्या हो गया q, और ये होला r। a के जगह पे 36, b के जगह पे 7, q के जगह पे 5 और r के जगह पे। तो इसलिए यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a बराबर 36, b बराबर 7, q बराबर 5 और r बराबर 1। ठीक है, अगला टॉपिक है मॉस HCF। ये होता क्या है, तो मान लीजिए कोई भी दो पूर्णांक हो, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो, उसका अगर मसा निकालना हो तो उन दोनों संख्या को, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों संख्या को विभाजित कर देगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है 12 और 18 का मौसा हमें निकालना है, कितना होगा। तो हमें ये करना है कि इन दोनों को 12 और 18 का मौसा निकालने के लिए हमें ये चेक करना है कि इन दोनों को कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अगर ये तो हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से, 6 से भी हो जाएगा, लेकिन 6 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 18 दोनों को विभाजित कर दे। तो 2 भी विभाजित कर रहा था, 3 भी, लेकिन हम 2, 3 मसा नहीं होगा, इसका मसा होगा 6। क्यों 6 होगा? क्योंकि ये इससे बड़ी नहीं है, यही सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। ठीक है, तो मौसा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं मौसा किसका, 12 और 18 का कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, उसी तरह अगर हम कुछ नोट में याद रखिएगा, मौसा अगर दिया हो a, 0 तो इसका मौसा होता है a। अगर मौसा दिया रहे a, 1 तो इसका मौसा होगा 1। याद रखिएगा, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। a, a का मौसा a होता है। ठीक है, मौसा a, b बराबर मौसा b, a होता है। ठीक है, अगर अंक पलट दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखे मौसा 12, 18 बराबर मौसा 18, 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा 12, 18, यहाँ पे 18, 12 दोनों का मौसा 6 ही आएगा। ठीक है, अब जो है हमारा अगला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक हम प्रॉब्लम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा उसका प्रयोग करके देखते हैं। तो हमने लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर मौसा निकालना है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉब्लम ले लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने देख लिया, a बराबर b गुना q प्लस r होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें इसमें देखना है कि ये जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको हम a मानते हैं। माना a बराबर 455 और b बराबर हो जाएगा 42। अच्छा, हमने a बराबर 455 ही क्यों लिया, b 42 क्यों लिया, बड़ा वाला को a क्यों माना? क्योंकि हमने कहा यहाँ पे जो भाज्य होता है यहाँ पे बड़ा होगा तभी तो हम भाग देंगे। ठीक है, जैसे 12 और 18, 18 को हम बीच में लिखेंगे तभी तो भाग देंगे या मौसा निकालेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब हम ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर B गुना Q प्लस R, ये होता है। A के जगह पे हम क्या रखेंगे 455, B के जगह पे हमें रखना है 42 गुना, अब हम 42 से इसको भाग देंगे। पहला स्टेप देख लीजिए, 42 से देंगे एक बार में, यहाँ पे आएगा 3, ऊपर से आया 5, नहीं लगेगा तो 0 बार में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आया कितना 10, यानी कि हमने क्या बताया, यहाँ पे A होता है, यहाँ पे B और यहाँ पे जो आता है Q और यहाँ वाला R आता है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे Q की जगह पे जो है 10 आ गया और B के जगह पे 42 आ गया, और R के जगह पे जो नीचे बचा कितना 35। अब क्या करते हैं, इसको हम बंद करते हैं और 42 जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और 35 हम फिर एक बार में लगाएंगे, ठीक है, कितना आएगा 7। फिर अब ये हमारा A बन गया, ये हमारा B बन गया, ये Q बन गया और ये R बन गया, होता है। बीच वाले को हमेशा A लेना है। अब ये अगर थोड़ा सा अगर ऐसे भी देखें तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो है हिस्सा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 35 हम कितना बार में दिए थे, 35 हम एक बार में दिए थे, तो गुना 1 कितना बच गया था हमारा 7, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, ये चला आएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे गुना 7 से हम कितना बार में देंगे, फिर 35 यहाँ पे आ जाएगा 5 बार में, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये A बन गया हमारा, B बन गया 7 और यहाँ पे Q आ गया 5 और हमारा 0 आ गया शेष, ठीक है। जैसे ही 0 आता है तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, यहाँ पे चूंकि R बराबर 0 तो B का मान, यहाँ पे R 0 है तो B का मान क्या है हमारा, ये है BQ होता है, BQ तो 7 है, इसलिए हमारा मौसा आ गया। मौसा किसका निकालना था 455 और 42 का, कितना आया हमारा 7 आया, ये वाला जो B की वैल्यू होगी वही हमारा मौसा होगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारे टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।